हेलो एवरीवन। आप में से जो कोई भी हमारी वीडियोस बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए देख रहा है उनके लिए आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आज आप लोग के लिए ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यस, आज ये चैप्टर बोर्ड्स वालों के लिए ख़त्म हो जाएगा। कल मैं एक जो वीडियो डालूंगा, जो अगला लेक्चर होगा, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंस और एडवांस के टॉपिक्स पे बेस्ड है। उसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड, या फिर कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंस और एडवांस के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन। उसमें हमने स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात किया था, जो आयोनिक और नॉन आयोनिक के लिए होता है। आयोनिक के लिए जो होता है वही नॉन आयोनिक के लिए भी होता है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है। उसमें एक स्पेशल एग्जांपल था AgBr। फिर आया था नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का एक ही क्लासिफिकेशन था, क्या? उसमें हमने स्ट्रोंशियम पाउडर का छिड़काव कर दिया था, जिसके कारण एक स्ट्रोंशियम एटम दो सोडियम एटम को रिप्लेस कर दे रहा था, जिसके कारण एक सोडियम का वैकेंसी क्रिएट हो रहा था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें था दो तरह के, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने पढ़ा था मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी कैसे होता था? हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर ही सोडियम वेपर का पास करते थे, तो उसके कारण क्लोराइड आयन जो है, जो सरफेस पे है, वो सोडियम वेपर के साथ डिफ्यूज़ होके उसके साथ बॉन्ड बना के NaCl बन जाता था। और वो Na बन रहा है, Na+, तो एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ करेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है वो उस स्पेस में आके चला जाता है जहाँ पे Cl- ने छोड़ा था अपना जगह। ठीक है, इसी और ये जो स्पेस जहाँ पे वैकेंसी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है Cl- की जगह, उसे हम फारबेजेंटर कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में अलग अलग कलर्स इम्पार्ट होते थे। फिर हमने पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि बहुत सारे सॉलिड्स जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, उन्हें हम जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन जैसे वोलेटाइल गैसेस इवापोरेट हो जाते हैं, या मतलब इवापोरेट नहीं होते, निकल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट चाहे कोई भी हो, फाइनली उसका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। मतलब पहले जितना चार्ज था उतना ही पहले भी आखिरी में भी चार्ज होगा। तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और एक ऑक्सीजन एटम की जगह दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस केस में। ठीक ना, जैसे हमने NaCl के क्रिस्टल में क्या देखा था कि एक क्लोराइड आयन गया था तो उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया था। लेकिन इन द केस ऑफ ZnO एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो दो है, तो एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रॉन जाके बैठेंगे। हाँ, मानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा ही होता है। थोड़ा सा ज़्यादा अनस्टेबल होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या हुआ था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी कभार उसमें से कुछ पार्ट्स जो है अपने आपको ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे Fe2O3 के क्रिस्टल में या FeO के क्रिस्टल में हमने देखा था कि कुछ जो Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है 2+ का वो कम या बढ़ जाता था। ठीक है, और Fe3+ का भी कुछ बढ़ जाता था। इस पे क्वेश्चंस हमने कहा था कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो स्पेशली करेंगे। तो कल के लेक्चर के बाद जो वीडियोस आएंगे, दो तीन लेक्चर जो भी आएगा सिर्फ क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। कल के टॉपिक में हमने एक और चीज़ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी के रेंज के ऊपर हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया था, उनकी कंडक्टिविटीज़ के वैल्यू के आधार पे, जो हमने NCERT में देखा था। और उसमें मेटल कंडक्टिविटी के बारे में बात किया था, और उसमें हमने फिर एनर्जी बैंड्स के बारे में भी बात किया था। एनर्जी बैंड्स, जो कि आपको याद होगा कि ये जो है कंडक्शन बैंड होता था और ये इलेक्ट्रॉन बैंड होता था, कि कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन बैंड जो है एक दूसरे से ओवरलैप करते। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में इनका गैप जो है थोड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रहता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके केस में ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जब सेमीकंडक्टर को हम लोग हीट देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल होता है।
लेकिन इंसुलेटर्स के केस में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए उतना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग प्रैक्टिकली बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते, उसमें कल हमने ये भी देखा था कि एक और टर्म मैंने लास्ट टाइम बता के गया था, लास्ट में एकदम, डॉपिंग। यस, डॉपिंग क्या था? डॉपिंग एक टेक्निक था, डॉपिंग एक मेथड था, डॉपिंग एक तरीका था जिससे हम क्या कर रहे थे, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी होती है, उन्हें, उनकी कंडक्टिविटीज़ को हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? कुछ अलग एलिमेंट्स लेके। जैसे यूजुअली जो डॉपिंग, जो सेमीकंडक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? आर्सेनिक और जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कौन से ग्रुप के? 14th ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो 15th ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं या फिर 13th ग्रुप का, या तो एक कम या तो एक ज़्यादा ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सेमीकंडक्टेड एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन, नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक ग्रुप ज़्यादा का एलिमेंट लेके देखते हैं। एक ग्रुप ज़्यादा में कौन आते हैं? फॉस्फोरस ग्रुप आ गया, नाइट्रोजन ग्रुप आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, आर्सेनिक एक एलिमेंट हम लेते हैं। तो आर्सेनिक के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आर्सेनिक और सिलिकॉन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले दे के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह करके 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे आसपास। इसके आसपास बगल में सिलिकॉन और एटम्स और होंगे। तो इस तरह करके ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा सिलिकॉन एटम्स के साथ और कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। इसी तरह सिलिकॉन के आसपास भी आर्सेनिक होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आर्सेनिक के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास 5 है और इसके पास 4 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा फाइनली, ठीक है। तो देखिए, पहली बात, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं डॉपिंग करने के बाद 2 तरह के बन जाते हैं, या तो वो एन टाइप होते हैं या तो पी टाइप होते हैं। एन टाइप क्या होता है? एन आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं, एन से क्या होता है, नेगेटिव, और पी से क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और पी पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो जब हम ग्रुप 14 के साथ ग्रुप 15 को डॉप करेंगे, मतलब एक ग्रुप 15 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो वो कैसा चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव किस में आ जाएगा, एन टाइप में। और जो पी होगा, पॉजिटिव, जैसे हम 13th वाला ग्रुप लेंगे तो उस केस में उनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस 3 ही होगा। तो उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए वो पी टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो एटम सर्कल्स के अंदर मैंने लिखा है, उसके अंदर मैंने उसकी ग्रुप भी लिखा है। जैसे कि ये 14th ग्रुप का हो गया, उसके साथ हम एन टाइप का डॉपिंग देख रहे हैं, ठीक है। इनके पास, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, 4-4 इलेक्ट्रॉन है। बना दीजिए यार, इमेजिन कर लीजिए ना, 4-4 इलेक्ट्रॉन है, सब ने मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखिए, ये जो डार्क ज़्यादा बड़े बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। किसके, ग्रुप 15 के। ग्रुप 15 का जो भी हम एलिमेंट इसके साथ डॉप करेंगे वो क्या होगा, फ्री घूमेगा। तो फ्री घूमने के कारण क्या होगा, ये इधर उधर घूमेगा और वो क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 गया, इस पाथ पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी किस पाथ पे कंडक्ट करेगा, इसके जस्ट अपोजिट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे कंडक्ट घूमता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ठीक है, ग्रुप 14 के साथ जब हम 15 को डॉप करते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है फ्रीली, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब पी टाइप में आ जाते हैं। पी टाइप में हम क्या करेंगे, ग्रुप 13 के कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे, जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, उसके कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे और उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर इसके पास 4 है, सिलिकॉन के पास जैसे 4 है, तो उनके पास जैसे बोरोन हो गया तो उसके पास क्या होगा, 3 ही होगा। तो वो क्या कर पाएगा, 3 ही से बॉन्ड बना पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कम होगा। यहाँ पे ये जो पोजीशन मैं दिखा रहा हूँ गोल गोल, वो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन था जो कि वहाँ पे नहीं है। तो वो क्या करेगा, इस टर्म को हम बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन है नहीं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल। यस, इट इज़ इलेक्ट्रॉन होल। आपको पहले आगे भी फिजिक्स में भी बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन होल वो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन अब है नहीं, ठीक है। तो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होगा, देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल्स बनाए, ये सर्कल्स किस चीज़ को डिनोट करे, इलेक्ट्रॉन होल को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल नहीं है तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है तो ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसपास का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग के इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने जाएगा तो इसका स्पेस अब खाली हो गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया। फिर इसको भरने के लिए पीछे से कोई और आएगा। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन होल्स जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करे तो अब इलेक्ट्रॉन होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऑफ कोर्स।
तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट होगी? इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है। तो ये हो गया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिज्म है, अब किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक वैल्यू कितना होता है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता होगा, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस वन, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस वन। हाँ, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर एन इंटू एन प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। यस, इट इज़ बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 में बोर मैग्नेटॉन का जिक्र किया गया है। बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है। अब आपको मैं बता दूं कि अलग अलग, बहुत बार क्या होता है ना कि अलग अलग ऑक्साइड्स या फिर अलग अलग कंपाउंड जो है ना एक पार्टिकुलर चीज़ का नेचर दिखाते हैं। जैसे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्साइड्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो है कभी कभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब कुछ कुछ मेटल्स के जैसा रिजेंबल करते हैं, मेटल्स के जैसा बिहेवियर अपना शो करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, रेहनियम ऑक्साइड, अलग अलग इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि CrO2 CrO3 जो है ना वो एकदम पीतल के जैसा रिजेंबल करता है, मतलब आपको कभी कभी लगेगा ये पीतल ही है, पता ही नहीं चलेगा, इतना रिजेंबलेंस होता है। जैसे वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, ये सब हो गए उसके एग्जाम्पल्स। आप एक बार एनसीईआरटी के भी डायग्राम को देख ले। ये है नॉर्मल प्योर क्रिस्टल सिलिकॉन एटम का, और जब हम एन टाइप डॉपिंग करते हैं यानी 15th ग्रुप एलिमेंट लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को शो किया गया आर्सेनिक का। और जब हम लेते हैं केस पी टाइप कंडक्टर यानी 13th ग्रुप के, जैसे बोरोन यहाँ पे लिया गया है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन होल है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल के बारे में बताया गया, पॉजिटिव होल, इलेक्ट्रॉन होल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो फर्दर है और भी क्लासिफिकेशन की गई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। वो जो क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप की होती है। पहली होती है फेरोमैग्नेटिक, फिर आती है पैरामैग्नेटिक, फिर आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, फिर आता है फेरी मैग्नेटिक, और 5वां आता है डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? जो भी नॉर्मल मेटल्स होते हैं, जो भी नॉर्मल मेटल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या करते हैं? निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शुरू करते हैं। सॉरी, कॉपर नहीं होता है, कॉपर नहीं होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल हो गया निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन। तो ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ, ठीक है। और फिर दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक, वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे ही। इसके एग्जांपल्स हो गए O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+। ये जो एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ इन्हें आपको फटाफट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 के लास्ट लाइन में ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और फर्दर नोट्स में जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें इन सब के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए बेसिकली सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी करने के पीछे पड़िए। फिर आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? उसमें क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट कुछ इस तरह होता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक के केस में ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। क्या है? ये डोमेन्स कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप्स होता है ना उन्हें हम डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन्स होते हैं वो क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिक के केस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है डोमेन में नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिनके कारण अलाइन तो होते हैं लेकिन वो नंबर में बहुत कम होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना अगर 50% अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते हैं तो जो बाकी के 50% है ना वो अपोजिट टू अलाइन हो जाता है, जिसके कारण नेट म्यू नेट जो होता है वो 0 हो जाता है, जिसके कारण एंटी फेरोमैग्नेटिक आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर आता है केस फेरी मैग्नेटिक का। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकली अट्रैक्टेड।
पैरामैग्नेटिक में क्या होता था कि नंबर ऑफ डोमेन्स जो है वो कम होते थे, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक यानी वीकली अट्रैक्टेड होते थे। लेकिन फेरीमैग्नेटिक के केस में क्या है, नंबर ऑफ डोमेन्स तो होते ज़्यादा, लेकिन जितने पॉजिटिव में होते हैं उतने ही नेगेटिव में होते हैं। मतलब जितने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होते हैं उतने ही उसमें से कुछ पार्ट्स जो है 25% जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं। डाई मैग्नेटिक एक ऐसा केस है जिसमें जो है वीकली रिपेल्ड होते हैं। मतलब जैसे फेरी मैग्नेटिक में क्या था, 75% लगभग जो है अलोंग द डायरेक्शन अलाइन होते थे, लेकिन डायमैग्नेटिक केस में उल्टा हो जाता है, 75% अपोजिट अलाइन होते हैं और 25% अलोंग। अब देखिए मैंने सबके एग्जांपल्स नहीं बताया, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक है उसके एग्जांपल है निकल, कोबाल्ट, आयरन। पैरामैग्नेटिक के केस में होता है O2, Cu2+, Cr3+ वगैरह। एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में मैग्नीज का जितना भी ऑक्साइड्स होता है, यस मैग्नीज का जितने भी ऑक्साइड्स है सारे इस केस में आ जाते हैं, किसके, एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में। डाईमैग्नेटिक का जो एग्जांपल है, डाईमैग्नेटिक का एग्जांपल होते हैं NaCl H2O C6H6 यानी बेंजीन, ठीक है, NaCl H2O और बेंजीन। फिर बचा हमारा फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक के एग्जांपल्स होते हैं Fe3O4, Zn Fe2O4 वगैरह, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिए MgFe2O4, MgFe2O4, ठीक है। ये सब NCERT में देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 28 में दिए हुए, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और हम नोट्स में भी बताएंगे। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छा हाँ, ये नीचे वाला डायग्राम रह गया एक्सप्लेन करना। जैसे कि ये मैंने डोमेन्स दिखाए कुछ, ठीक है। तो जैसे कोई भी एलिमेंट में इस तरह रैंडमली अरेंज रहते हैं डोमेन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब फेरो मैग्नेटिक के केस में क्या होता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं ना, तो सब प्रॉपरली देख रहे एकदम आर्मी की तरह पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या था, एंटी फेरोमैग्नेटिक में जितने मतलब पॉजिटिव में होते थे उतने ही नेगेटिव, मतलब जितने अलोंग द डायरेक्शन होते थे उतने अपोजिट टू डायरेक्शन। देखिए जिसके कारण नेट म्यू जो है 0 हो जाता था। 3 पैरेलल में है तो 3 एंटी पैरेलल में, 3 राइट है तो 3 लेफ्ट, इस तरह करके ओवरऑल कैंसिल कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ज़रूर से करें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। मुझे तो लगता है जो फ्री की चीज़ को छोड़ता है ना, वो भी पता है 1.5 लाख रुपए लगते हैं कोटा में, एलएन या फिर कोई भी रेजोनेंस वगैरह इंस्टीट्यूट्स को में एडमिशन लेने के 1.5 लाख रुपए। हम ये सारे मटेरियल्स फ्री में बांट रहे हैं, अगर जो नहीं ले रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता यार। ऊपर से सॉल्यूशंस भी साथ में दे रहे, टीचर्स मिल रहे, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तब भी नहीं ले रहे हो, कैसे बच्चे हो यार। जो भी नहीं ले रहा है, जो ले रहा है उसके लिए तो फ़ायदा ही है। और हम तो 12 के जो बच्चे जो इस साल JEE देंगे उनके लिए अलग से रिवीजन सीरीज़ भी हम देने वाले हैं। रिवीजन सीरीज़ जो बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का एक सेट सा रहता है हर चैप्टर्स का, ठीक है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अभी भी टाइम है, आराम से ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस।